नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास यहाँ पे चलेगी गणित के, यहाँ पे मैराथन चलेंगे और मैराथन की ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जल्दी ही लाई जाएगी आप लोगों के पास। तो जल्दी से क्या करिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए और पहले एक झलक देख लीजिए जो यहाँ से आपके आज यहाँ क्लास चलेंगे। तो जल्दी से सभी लोग शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और चलिए, पीडीएफ तो बहुत हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न भी आप लोगों के लिए रखे गए हैं, मजेदार प्रश्न रखे गए हैं। तो पहले क्या करिए, जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर तो कर ही देते हैं आप लोग, एक बार जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। जी, शेयर भी कर दीजिए, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। फिर इसके बाद अपने प्रश्नों पे बढ़ा जा रहा है और बता दें, आप लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से आप लोगों का स्कोर जो है 100 से ऊपर तो पहुंच ही जाएगा। और बस आप लोग जितना बताया जा रहा है उतना अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और उससे बाहर तो आएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है एनसीईआरटी और एनसीएफ, ठीक है, और आरटीई, इनसे बाहर आएगा ही नहीं। जितना भी आएगा इसके अंदर ही आएगा, तो उन सबको कवर कराते चलेंगे। तो टैग वर्ड में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया, और जो सेकंड पार्ट इसका गणित का है उसे भी आप लोगों के लिए ला दिया जाएगा। तो पहले क्या करिए, सभी लोग टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए आप लोग क्या, गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। सभी लोगों को गुड इवनिंग, जल्दी से गुड इवनिंग सभी लोगों को बोल रहे हैं और अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक्स यहाँ पे है गिनतारा। ठीक है, गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में पहले हम बात करेंगे यहाँ पे गिनतारे से, अबेकस से। ठीक है, तो अबेकस का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, अबेकस का एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए स्थानीय मान कैसे पढ़ाया जाता है, यानी कौन से स्थान पे क्या है। ठीक है, किस स्थान पे क्या है, इसे पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अबेकस का प्रयोग करते हैं। और ये छोटी कक्षाओं में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अगर कोई भी संख्या, हर एक जो यहाँ पे लच्छे बने हैं, इसमें हर एक जो संख्या इसमें 9 है। ठीक है, 9 यहाँ पे छल्ले हैं। और याद रखिएगा, इसे पढ़ाने के लिए ऊपर इकाई दहाई के प्रयोग करते हैं, यानी जिस संख्या में जैसी है उसका प्रयोग करते हैं। बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि अबेकस का जो प्रयोग करते हैं, प्राचीन गणितीय यंत्र है। अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान पढ़ाने के लिए होता है। और प्रश्न में अगर बनता है आप लोगों का स्थानीय मान पढ़ाने के लिए उचित तरीका कौन सा है, तो आप पहले कहेंगे गिनतारा या फिर कहेंगे अबेकस। तो यहाँ से आपके एक प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, लाइक सभी लोग करते चलिएगा। और बात करेंगे यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ एक थोड़ा सा टॉपिक से, उसको जान लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इसके बाद, ठीक है, इसके बाद बात क्या करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को भी हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अबेकस का। ठीक है, और इस विशेष रूप से इकाई दहाई अन्य स्थानों के प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग कर जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे देखिए बना हुआ है अबेकस का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे क्या होता है, किसी बालक को अगर पढ़ाना है, ठीक है, तो ये मान लीजिए छल्ले। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप छल्ले बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे रिंग बने हुए हैं और इसमें अगर पढ़ाना है, अगर मान लीजिए किसी को कि 4 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो क्या करेंगे, एक में 4 रहेगा और एक में 5 रहेगा। ठीक है, उससे 10 छल्ले रहेंगे, उसमें से क्या करेंगे, निकालते चले जाएंगे। जितना भी रहेगा उसे ऊपर करते चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर करते चलेंगे और ये खड़ा होता नहीं है। ठीक है, ये मतलब स्टैंडिंग नहीं रहता है। ठीक है, ये कैसे रहता है, पट टाइप रहता है। दो तरफ एक तरफ स्टूडेंट रहते हैं और एक तरफ क्या रहता है, शिक्षक रहता है। तो ऊपर वाली जो यहाँ पे छल्ले होते हैं, जो छोटे छोटे गुड़िए होते हैं, उससे क्या होता है, वो इकाई दहाई सैकड़ा को प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिएगा, और जो स्थानीय मान के लिए एक एक गुड़ियों का प्रयोग करते हैं, यानी ऊपर नीचे करते रहते हैं जिस स्थान पे जो जाएगा। और एक में क्या होता है कि एक में 9 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 9 होते हैं और ऊपर एक होता है 10। याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 10 होते हैं एक रिंग में। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे सवालों को आसानी से, यानी मुश्किल गणितीय सवालों को भी भिन्न वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कह रहा है कि छोटी मोती इकाई को दर्शाती है और बड़ी मोती क्या है, दहाई को दर्शाती है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि जो उसमें छल्ले होते हैं, उसमें देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें 2 छल्ले बने हुए हैं। ठीक है, इसमें देखिए 2 छल्ले बने हुए हैं, एक मोटी वाली है, एक पतली वाली है। मतलब कर सकते हैं यहाँ पे एक छोटी और एक बड़ी। ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करते हैं, तो छोटी वाली क्या करती है, यहाँ पे देख सकते हैं, छोटी वाली जो होती है ये आपकी इकाई को दर्शाती है। और यहाँ पे जो इकाई को दर्शाती है, और बड़ी वाली जो मोटी होती है, यहाँ इसको देख सकते हैं, ये क्या है, दहाई को दर्शाती है। ठीक है, दहाई को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं, हालांकि अबेकस के कई प्रतिरूप मिलते हैं, कई रूप मिलते हैं, जैसे कि जापानी, चाइनीज और उत्तरी अमेरिका। इन सब
में भारतीय अबेकस जो है इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका होता है। नेत्रहीन बच्चों के लिए भी ये मुश्किल जो गणितीय सवाल हैं उसको हल करने के लिए अबेकस का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए नेत्रहीन बालक तो आसानी से जान जाएंगे, अगर उन्हें पढ़ना आता है तो क्या करेंगे, छल्लों को क्या करेंगे, गिन लेंगे। ठीक है, गिन लेंगे। फिर इसके बाद अगर जोड़ घटाना दिया जा रहा है, अगर 9 छल एक में लगे हुए हैं, एक इकाई का है, ठीक है, एक इकाई दहाई को दर्शाता है, तो उसे कहेंगे कि बताइए आपके पास 10 यहाँ पे 9 छल्ले हैं, ठीक है, उसमें से 4 निकाल दिए तो कितना बचेगा। तो क्या करेगा, धीरे से क्या करेगा, 1 2 3 4 को ऊपर कर देगा और बचेगा नीचे 5, कहेगा कि 5 बचे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो अंधे बालक होते हैं वो आसानी से सीख सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद प्रश्न भी आपके रखे गए हैं, प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात करेंगे जियो बोर्ड की। ठीक है, जियो बोर्ड की बात करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है, और यहाँ पे यहाँ पे कोड पढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहेंगे इसका उपयोग बच्चों को त्रिकोण, याद रखिएगा, त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसे ज्यामितीय आकृतियों को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास उचित व्यवस्था नहीं है विद्यालय में तो आप क्या कर सकते हैं, जमीन पर भी क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 9 होते हैं तिलिया। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 9 तिलिया होती हैं। उसके माध्यम से आप 3D 2D दोनों ही प्रकार की आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आकृतियां बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि वर्ग और आयत के बीच अंतर अंतर भी जियो बोर्ड की मदद से दर्शाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से, जैसे देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे त्रिकोण बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2D 3D का भी प्रयोग किया गया है किस प्रकार से। तो इसका प्रयोग जियो बोर्ड का आप किसके लिए करते हैं, याद रखिएगा, इसका प्रयोग आप त्रिकोण के लिए करते हैं, त्रिकोण के लिए करते हैं, वर्ग के लिए करते हैं, आयत के लिए कहते हैं, ज्यामितीय आकृतियों को दिखाने के लिए करते हैं, और बता दें कि वर्ग और आयत के बीच अंतर करने के लिए भी बता सकते हैं आप। तो यहाँ ये रहा आपका जियो बोर्ड। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रश्न, जियो जियो की। यहाँ पे देखिए जियो के बारे में थोड़ी सी विशेषता और है। जियो बोर्ड तो जमीन पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए जमीन पर एक आयताकार क्षेत्र चिन्हित करके, याद रखिएगा आयताकार, ठीक है, आयताकार जो यहाँ पे है उसको चिन्हित करके उसमें 9 या 16 या उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बराबर आकार की टहनियाँ तिलिया कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अधिकतर आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेंगे या फिर 16 मिलेंगे, और इसका प्रयोग करके आसानी से आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, बराबर आकृतियों तिलियों को लगाई जा सकती है। जैसे क्या होता है कि अगर आपके विद्यालय में अगर कोई भी अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक वर्ग का निर्माण करेंगे। ठीक है, वर्ग का निर्माण करेंगे, छोटा सा यहाँ बनाते हैं, निर्माण करेंगे वर्ग का। ठीक है, एक मिनट, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। आप क्या करेंगे, एक वर्ग का निर्माण करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, 16 या फिर 9, याद रखिएगा 9 या 16 तिलियों को उसमें क्या करेंगे, गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद उसमें क्या करेंगे, आकृतियों को बना सकते हैं। ठीक है, आकृतियों को बना सकते हैं आप, 3D 2D दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं इस पे। तो इसका प्रयोग आप जान सकते हैं कि किसमें, वर्ग, आयत, त्रिकोण, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जमीन पर आसानी से बता सकते हैं और बालकों को सिखा भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे इससे प्रश्न आप लोगों को हर बार देखने को मिला है कि आरेख और ग्राफ पेपर। ठीक है, आरेख और ग्राफ पेपर की यहाँ पे क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें आरेख की तो 2 दशमलव के योग या गुणा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि बालकों में योग और दशमलव के संख्या को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कह सकते हैं आरेख ग्राफ का पेपर कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं और प्रश्न भी आपके यहाँ से बन के आए हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि असमान कृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे पत्ता है, ठीक है, एक ग्राफ पेपर है, उस पर पत्ते और पेंसिल की मदद से किस प्रकार से यहाँ पे इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2D और 3D दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये लोग आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस आप लोगों को रिपीट कराया जा रहा है और अच्छे से आप लोग रिपीट करिएगा। यहाँ पे बात करें मोतीमाला, मोतीमाला से आपको 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, मोतीमाला से आपको 1 सीट लेने में नंबर मिलेंगे। तो बात करेंगे मोतीमाला का प्रयोग आप कब करते हैं। देखिए, जोड़ और घटाना की सहायता से सिखाया जाता है। ठीक है, जोड़ और घटाओ, ठीक है, घटाव में घटाना होता है, इसकी सहायता से सिखाया जाता है मोतीमाला की। जैसे क्या होता है कि बालकों को आप 6-7 मोतीमालाएं दे देंगे। ठीक है, मोतीमालाएं आप बॉल दे देंगे, उससे कहेंगे कि आपके पास कितना, तो बालक कहेगा कितना है, हमारे पास मान लीजिए 9 है। ठीक है, तो आप कहेंगे उसमें से 3 हमको दे दो। ठीक है, तो बालक क्या करेगा, 3, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है मोतीमाला। एक बालक के पास 10 बॉल हैं। ठीक है, उससे कहेंगे कि आप हमको 4 दे दीजिए। ठीक है, तो उससे पहले पूछेंगे आपके पास कितने बॉल हैं, तो वो कहेगा कि हमारे पास 10 हैं। आप कहेंगे उससे उठाकर दूसरे बालक को उसमें से 4 ठो दे दीजिए, तो वो क्या करेगा, 4 ठे दे देगा। ठीक है, 4 ठे दे देगा, तब उसको कहेंगे कि आपके पास कितना बचा।
तो बालक कहेगा हमारे पास पहले 10 ठो थे, यहाँ 10 में से 4 ठो निकल गए, बचे हमारे पास 6। तो बालक को आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया आपने, सॉरी यहाँ पे बालक को 10 में से यहाँ पे घटाने की बात कर दी है, ठीक है, घटाना आप उसको दे दिए, ठीक है। अगर 10 4 निकाल रहे हैं तो 6 बचेगा, 4 दे दिए तो आपको पास 6 बचेगा। अगर जोड़ने की बात कर दिया जाए तो अगर बालक को कहेंगे कि ये बताइए आपके पास 4 बॉल है, 4 हमने दे दिया तो आपके पास कितना होगा, तो कहेगा 4 दूना 8, यानी उसको क्या करें, जोड़ा और घटाना के बारे में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिनती सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एकदम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। घटाने और जोड़ के लिए आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार लाइक करते चलिए सभी लोग, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर तो बनता ही है आप लोगों के लिए। अब बात करेंगे 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम की बात करेंगे। पहले तो यहाँ पे आकृतियों की संख्या कितनी होती है इसको जान लीजिए आप, ठीक है। आकृतियों की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितनी होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। 7 आकृतियों के माध्यम से आप बालकों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चित्रों के माध्यम से बालक क्या करेगा, खन में उसे क्या करेगा, उससे बत्तख बना देगा, घोड़ा बना देगा, ऊँट बना देगा, मछली बना देगा, त्रिभुज बना देगा, यानी इन तरीकों का प्रयोग करके क्या करेगा, वो बालकों को आप क्या कर सकते हैं, 10 ग्राम की मदद से आप सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कहा है 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों में हम कई जानवरों और इंसानों के और यहाँ पे चीज़ों को आकृतियाँ बना सकते हैं, ठीक है। ये चीन की यहाँ पे 10 ग्राम का अगर पूछता है, चीन यहाँ पे 10 ग्राम जो है ये कहाँ की पद्धति है या फिर किस देश से ली गई है 10 ग्राम, तो आप कह सकते हैं ये एक पहेली है। पहेली का मतलब सुडोकू कह सकते हैं। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप, क्यूज है, ठीक है। इसके माध्यम से बालक में आकृतियों का ज्ञान बहुत ही आसानी से हो सकता है, ठीक है। उसमें जोड़ना होता है, ठीक है। ट्रिंगल एंगल को बता सकते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ पे 10 ग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसका प्रयोग हमेशा विद्यालय में होता है, यहाँ पे खेल और पहेलियाँ, ठीक है। इनसे भी कहता है कि बालकों को खेल खेल में शिक्षा सिखानी चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे खेल और यहाँ पे पहेलियाँ। तो खेल और पहेलियों का प्रयोग अधिकतर किस पे होता है, पजल। पजल आप जानते ही होंगे, जैसे लूडो हो गया, ठीक है। आप देखते होंगे पेपर जो होता है, ठीक है, पेपर जो होता है उसमें भी भरने के लिए आता है। कितने लोग भरते हैं एक बार जरा कमेंट कर दीजिए। तो पेपर में जो कटिंग आता है उसमें दिया रहता है आपको सुडोकू भरने के लिए। अभी बताएंगे इसको कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जानेंगे कि प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़ सकें। इसमें समस्या समाधान कौशल का विकास होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, लीडो है, ठीक है। लीडो में भी आप जोड़ घटाना गुणा भाग बता सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि बालक को स्टार्टिंग करेंगे और एक बालक चलेगा, ठीक है। उसका अगर 5 जाता है तो 5 क्रम गिनेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 1 1 5 5 करके दिया हुआ है। लेकिन लीडो जो होता है अधिकतर 1 2 3 क्रम से चलता है, तो वहाँ पे बालक गिन कर 5वें स्थान पे जाएगा। अगर सामने फिर जाता है, 2 सामने कीड़ा अगर काट लेता है उसे, तो फिर क्या करेगा, 2 कदम फिर पीछे आ जाता है, यानी कहेगा कि 5 में से 2 हमको काटा, आपके पास बचे कितने, 3 बचे। यानी इसके मदद से क्या करता है बालक, खेल खेल में सीख सकता है गणित का। और जब पजल की बात करें अगर हम, तो ये जो होता है पजल जो होता है, ये कटिंग आता है आपका पेपर में, ठीक है। पेपर में आपके कटिंग आपका एक साइड में दिया रहता है, लास्ट में वहाँ पे आपको भरना होता है। और इसका भरने का क्रम जो होता है आपको बता दे रहे हैं जी। इसका भरने का क्रम जो होता है, एक क्रम में अगर 2 यहाँ पे लिखा है तो इस क्रम में 2 नहीं होना चाहिए, और ना ही इस क्रम में 2 होना चाहिए, और ना ही इस खाने में 2 होना चाहिए। याद रखिएगा, जो क्रम एक बार रिपीट हो गया है वो क्रम आपका देखिए यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। 2 हो गया है तो इसमें क्या करेंगे, न तो इधर 2 होना चाहिए और न ही इधर 2 होना चाहिए, और न ही इस बॉक्स में 2 होना चाहिए, एक ही होगा, ठीक है। यानी एक संख्या एक बार ही लिखी जाएगी, और उस लाइन में और उस क्रम में और उसके नीचे और ऊपर यहाँ पे, ठीक है, नहीं होना चाहिए दूसरी संख्या। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं, ठीक है। और एक क्रम बॉक्स में जो भरेंगे वो संख्या दूसरे में नहीं होनी चाहिए और उस लाइन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पजल का प्रयोग कर सकते हैं, इससे बौद्धिक विकास होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अगले टॉपिक्स पे, जो कि यहाँ पे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्रतिचित्रण की बात कर रहा है। तो प्रतिचित्रण, इसमें डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम मतलब क्या होता है कि आप समझ सकते हैं, डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और स्थानीय चिंतन के साथ अनुपात विवेचन को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें गणित के कई विषयों का समाकलन मतलब समझ रहे हैं आप ना, ठीक है। समाकलन मतलब होता है जोड़, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है, कई प्रकार के जोड़ कर एक पजल बना जाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बालकों को सिखा सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप कहाँ करते हैं, डायग्राम बनाने में करते हैं, स्थानीय मान के चित्रण में करते हैं, अनुपातन विवेचन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें गणित के कई विषयों को समाकलन यानी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। कई विषयों को जोड़कर एक साथ एक नया विषय बनाया जाता है, ठीक है। एक नया आपकी पहेली बना जाती है। तो आप क्या करिए, जल्दी से सभी लोग आ जाइए और अपने प्रश्नों को करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर प्रश्न करने के लिए आप लोग तैयार हैं तो एक बार जल्दी से यस करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिना रुके हुए हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय भी बहुत है आप लोगों के पास कम। आप लोगों को बहुत से वीडियो देखना है, बहुत से ज़्यादा अभ्यास करना है। तो क्या करिए, जल्दी से क्या करिए, सभी लोग यस कर दीजिए और चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे।
पहला करा कि किस गुण के कारण बच्चों यहाँ पे परीक्षा में शुद्धता रहती है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। पहला करा विभेदी, यहाँ पे करा कारिकता, और यहाँ पे करा कि वस्तुनिष्ठता, तीसरा करा वैधता, चौथा करा विश्वसनीयता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए राइट आंसर इसका क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए करा है शुद्धता की बात क्या है, तो शुद्धता आपकी वैधता से होती है। राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, जितने लोगों का एकदम राइट आंसर होगा। वैधता जब तक नहीं रहेगी आपकी विशेषता नहीं बनेगी। तो बात करेंगे यहाँ पे हम अपने दूसरे प्रश्न पे, थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न रखने का मकसद यही है कि आप लोग कितनी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इससे रखने का मतलब यही है, फिर इसके बाद सभी प्रश्न अपने लिमिट में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा करा है हमारा कि त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा की इस प्रकार का चर्चा करने का क्या मतलब है। देखिए क्या करा है कि अपने वाद विवाद संबंधित कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करना। यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रतिशतता की बात किया है, यानी गणित की बात किया है। तो यहाँ पे क्या है, अपने वाद विवाद चर्चा करने की बात करा है, तो ये तो गलत है। पहला इस प्रकार की चर्चा जो पहला है गलत है। दूसरा करा है कि यहाँ पे देखिए कि कक्षा में गर्मा गर्मी, देखिए गर्मा गर्मा बहस का मतलब करा है कि झगड़े की बात करा है। क्या करा है, झगड़े की बात कर रहा है। तो ये तो हमारा गलत है, पहला और दूसरा दोनों ही गलत हो गया। तीसरा करा कि एक दूसरे के विचारों को सुनना विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क देखिए यहाँ पे आ गया, तो आपका आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, और देखते हैं तीसरा कितने लोगों का सही होता है। तीसरा करा एक विद्यार्थी परीक्षार्थी की प्रतियोगिता परीक्षा पुस्तिका को विभिन्न परीक्षकों द्वारा देखी जाने पर वे उसमें भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आयोजित परीक्षा में किस गुण की कमी है। पहला करा कि वैधता, दूसरा करा विश्वसनीयता, तीसरा वस्तुनिष्ठता, चौथा करा विविधता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए। कह रहा है कि एक ही परीक्षार्थी की प्रतियोगिता परीक्षा की पुस्तिका जो है, एक बालक है उसकी क्या है प्रतियोगिता परीक्षा जो हुई है उसकी पुस्तिका को विभिन्न परीक्षकों द्वारा देखी जानी है। भिन्न भिन्न अंक प्रदान किए जाते हैं, अलग अलग लोग दिख रहे हैं और अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, उसके प्रश्नों के उसके जवाबों का पर उसको अंक प्रदान कर रहे हैं। ऐसी आयोजित किस गुण की कमी दर्शाती है कि उसका आंसर जो है सभी के भिन्न भिन्न आ रहे हैं। तो पहला करा कि वैधता का मतलब होता है शुद्ध एकदम, ये तो सही है। विश्वसनीयता, अगर विश्वसनीयता नहीं होती तो उत्तर कैसे लिखता है। लेकिन वस्तुनिष्ठता, ठीक है, वस्तुनिष्ठता इसकी राइट आंसर जाएगी। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे क्या, वस्तुनिष्ठता की कमी है, इसीलिए क्या करते हैं सभी लोग अलग अलग देते हैं, सबका सोचने का नजरिया अलग होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता में क्या होती है, सबकी सोचने की नजरिया अलग होती है। किसी को लगेगा कि सही नहीं है, किसी को लगेगा सही है, वो अपने अनुसार क्या करता है उत्तर देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, चौथा हम देखते हैं क्या करा, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है। उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में क्या शामिल है, समूह अनुवर्ग की परीक्षण शिक्षण, और दूसरा करा कि निरीक्षण अनुवर्ग की शिक्षण, और यहाँ पे करा है कि व्यक्तिगत अनुवर्ग की शिक्षण, और चौथा करा है यहाँ पे कि ये सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण की क्या होता है, देखिए निदानात्मक जो होता है कमियों की पता करना, और उपचारात्मक जो होता है निदानात्मक के बाद होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा। आप लोगों को पहले ही कहा कि जहां पर भी सभी नजर आए, ठीक है, 100% यानी 99%, 100 में से 99% आपका सही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। समूह वर्ग में जब तक नहीं रहेंगे तब तक चिंतन नहीं करेंगे, निरीक्षण जब तक नहीं करेंगे तब तक कमी का पता नहीं करेंगे। व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत यानी एक का भी कर सकते हैं मूल्यांकन और दूसरे का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 5वें पे, और सभी लोग एकदम उत्तर फास्ट देते चलिए और सभी लोग कमेंट भी करिए। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे 5वें पे, अधिगम संबंधित गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। पहला करा है कि उपलब्धि परीक्षण, दूसरा करा है निदानात्मक परीक्षण, तीसरा करा है कि उपचारात्मक शिक्षण, और यहाँ पे चौथा करा है कि सूक्ष्म शिक्षण। तो 5वें का राइट आंसर क्या जाएगा, क्या कहा है जरा एक बार ध्यान से पढ़िए। हमने कहा था निदानात्मक के बाद आपका उपचारात्मक आता है, तो देखिए इसमें निदानात्मक नजर आ रहा है या फिर उपचारात्मक। क्या कहा है कि अधिगम संबंधित गलतियों की कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है, यानी आप जान चुके हैं कि उसकी कमी है। अगर कमी है तो किसका प्रयोग करेंगे, उपचारात्मक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, उपचारात्मक, क्योंकि निदानात्मक में आपने जान दिया कि उसकी कमी है, उसको दूर करना है ना, तो दूर करने के लिए आप उपचारात्मक का ही प्रयोग करेंगे ना। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का एकदम आया है एकदम राइट आंसर है। 6वें पे आगे बढ़ रहे हैं और सभी लोग एकदम कमेंट करते चलिए। एक बार लाइक कर दीजिए, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, बात करेंगे 6वें पे, गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है। ये प्रश्न आप लोगों को तीसरी बार कराई जा रही है, तो गलत मत करिएगा। व्यवहारगत
उद्देश्य यहाँ पे करा समान उद्देश्य, तीसरा करा प्राप्ति उद्देश्य, यहाँ पे करा है कि हमारा इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर छठे का क्या जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। कमेंट फास्ट करिए सभी लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे देखते हैं। 7वां क्या कह रहा है, 7वां ये हमारा कह रहा है कि यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, कैसा। कह रहा है कि ज्यामितीय आकृति है, ठीक है, आकृतियां हैं, ठीक है, क्या कर रहा है, उसका अवबोधन, ठीक है, अवबोधन मतलब ज्ञान हो जाता है तो छात्रों में उसका व्यवहार परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आकृतियों के वर्गीकरण की, दूसरा कह रहा है कि वैसी आकृतियों को खींचने की, तीसरा कह रहा है कि आकृतियों की प्रशंसा करने में, चौथा कह रहा है कि गणित परिषद पट ज्यामितीय आकृतियों को प्रदर्शित करने में। तो 7वें का राइट आंसर क्या जाएगा जी, ज्यामिति का प्रयोग किया है ना, तो यहाँ पे ज्यामिति की बात किया है तो पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे चौथा हमारा गलत होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, आकृतियों के वर्गीकरण करने की, क्योंकि उसे पहचान करने की यहाँ पे हो गया, अवबोध करने की हो ज्ञान हो गया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, वो पहचान लेगा कि ये त्रिकोण है, ये वर्ग है, ठीक है, ये आपका वर्गाकार है, ठीक है, इस तरीके से आप जान लेगा वो, ठीक है, सर्कल है, सबको जान लेगा। तो अगर वो ज्यामितीय आकृतियों में जान गया, ठीक है, निपुण हो गया तो। 8वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 8वां हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह जानने के लिए आप क्या करोगे। पहला यहाँ पे करा कि लिखित कार्य करेंगे, दूसरा करा है मौखिक कार्य करेंगे, तीसरा करा है निदानात्मक कार्य करेंगे, और चौथा करा है कि उपचारात्मक कार्य करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। 8वां, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित में बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है तो छात्र की किस क्षेत्र में कमजोर है, उसकी किस क्षेत्र में कमजोर है, कमजोर को जानने के लिए आप क्या करेंगे। उपचारात्मक कार्य तो नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कमजोरी तो पता नहीं आपको है, वहां पे किस क्षेत्र में कमजोर है उसकी बात कर रहा है ना। तो ये तो आपका राइट आंसर, कमियों को जानने के लिए क्या करेंगे, निदानात्मक कार्य करेंगे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि निदानात्मक के बाद उपचारात्मक आता है और यहाँ पे कमजोर क्षेत्र को जानने की बात कर रहा है। अभी पता नहीं है कि गणित के किस क्षेत्र में कमजोर, गणित में कमजोर है लेकिन किस क्षेत्र में कमजोर है वो आपको पता नहीं है। उसे जानने के लिए आप क्या करेंगे, निदानात्मक कार्य करेंगे, और जब जान लेंगे उसको तो आप क्या करेंगे, उपचारात्मक कार्य करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे क्षेत्र को जानने के लिए हमारा तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं। 9वां हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है, क्या ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि छात्रों के कई कठिनाइयों के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, चौथा कह रहा है कि छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। तो इसका राइट आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग। तो जी, इसका राइट आंसर दीजिए सभी लोग दीजिए। तो इसका कमेंट फास्ट करिए, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए, सबसे उचित तरीका हमारा यहाँ पे क्या है कि छात्रों के कठिनाई के क्षेत्रों एवं उनकी कठिनाइयों को जानने के विशेष प्रकार की त्रुटियां क्या है। निदानात्मक में यही होता है कि उनकी कमियों को जानना। ठीक है, यहाँ पे अभाव की बात किया है, रुचि होना चाहिए, छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना चाहिए, तो सही है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि निदानात्मक कार्य होना चाहिए। निदानात्मक में क्या करते हैं, आप उसकी कठिनाइयों का पता करते हैं, क्या कमी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, और सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से कमेंट करिए सभी लोग। ठीक है, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसे क्या कहलाता है। तो पहला कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक मूल्यांकन, और कह रहा है कि चौथा कि 1 और 2 दोनों। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए 11 का। तो जी एकदम राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर चौथा हमारा होगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे रहकर सीखता है तो जहाँ हेतु लोग क्या करेंगे, उपलब्धि परीक्षण कितना सीखा है, निष्पत्ति परीक्षण क्या सीख चुका है। ठीक है, इन दोनों को जानने के लिए करेंगे ना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, और इसका उत्तर देखते हैं कितने लोगों को आता है। ठीक है, 12 का देखिए क्या कह रहा है कि यदि कक्षा 6 का एक छात्र है, ठीक है, कक्षा 6 का एक छात्र है, एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधित त्रुटियां करता है, जैसे 12 + 5 = 16 कर देता है, तो इस प्रकार की त्रुटियां के उपचार संशोधन के लिए क्या आवश्यक है। पहला देखिए क्या कह रहा है हमारा कि प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएं, दूसरा कह रहा है कि छात्र को अधिक से अधिक गृह कार्य दें, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि त्रुटियों का आधार प्रश्नों को उससे सैंपट पर हल करवाएं, चौथा कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सैंपट पर आधारित जितना भी प्रश्न होगा आप लोग को समझना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है छात्र को गणना संबंधित उपकरणों का उपयोग करें, और इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, याद रखिएगा इनका उत्तर आप लोगों को देना है कहाँ,
सही सही कमेंट में देना है, ठीक है। 12 प्लस रखा था आप लोगों को प्रश्न, और 10 नंबर कितने लोगों ने पाया है आज जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। और इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। आप लोगों के लिए हर बार एक प्रश्न छोड़ा जाता है, तो उसके इसके आंसर बार है कि आप लोग उत्तर में दीजिए सभी लोग। और जो लोग नए हैं, याद रखिए, जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमार्थ किशन चैनल को क्या करिए, पहले सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, फिर इसके बाद बेल आइकन का बटन दबाएं, फिर इसके बाद लाइक करें, ठीक है। लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है, शेयर कर दीजिए। और कल आप लोगों की एनसीईआरटी पे आवास और पक्षियों के और मनुष्यों के, और यहाँ तक कि एनसीईआरटी में जितने भी हैं, ठीक है, सबको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। कल की क्लास में मैराथन चलेगी और टैग वर्ड भी उसमें शामिल होंगे, ठीक है। कल एनसीईआरटी के आप लोगों के चलेंगे। आप लोग जरा कमेंट कर दीजिए कि कल आप लोगों को क्या चला जाए, एनसीएफ चलाई जाए, एनसीएफ 2005 चलाई जाए, या फिर आरटीई चलाई जाए, आरटीई 2009 चलाई जाए, क्या चलाई जाए इस पे बताइए, या फिर ईवीएस की चलाई जाए, ईवीएस की एनसीईआरटी चलाई जाए, क्या चलाई जाए, इन तीनों में से आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके आधार पे कल चलाई जाएगी क्लास, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नीचे उत्तर दिए गए हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट में जरूर अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा सभी लोग, और सभी लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। यही आशा है आप लोगों से, यही निवेदन है कि आप लोग अपना टारगेट याद रखिएगा, ठीक है। टारगेट याद रखिएगा, जहां तक हो 120 या फिर 100 से ऊपर नंबर लाने का प्रयास करिएगा, तभी आप अदर राज्यों में क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।